Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान. क्लास 8th SST हिस्ट्री की जो आपकी नई किताब है उसका चैप्टर 7 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. हम एक एक शब्द पढ़ेंगे, चैप्टर का मीनिंग समझते हुए चलेंगे. हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो? क्या आपने सोचा है कभी कि आज से 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते होंगे? नाउ अ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड अफन स्टडी विद बॉयज़. आज के टाइम में क्या होता है, जितनी भी मिडिल क्लास की फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं वो सब स्कूल जाती हैं और ज़्यादातर जो है कोएड्स होते हैं, यानी कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे होते हैं. और ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. और बहुत सारी लड़कियां फिर स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है और फिर उसके बाद जॉब भी करती हैं. दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. अब वो जब बड़ी हो जाती हैं 18-21 की एज के बाद किसी से भी शादी कर सकती हैं जिसको वो पसंद करती हैं. कास्ट की या कम्युनिटी की कोई भी बाउंडेशंस लड़कियों पे नहीं होती है, वो जिससे चाहें उससे शादी कर सकती हैं. एंड विडोज़ कैन रीमैरी टू, और जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है ऐसी विमेन दूसरी शादियां भी कर सकती हैं. ये सब हमारे कानून में लिखा है. ऑल विमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. सारी की सारी विमेंस को वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी है. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एन्जॉयड बाय ऑल. ये सारे के सारे राइट्स हमें संविधान ने दिए हैं, बट हाँ, सारी की सारी विमेन इन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाती हैं. सारी विमेन इलेक्शन में नहीं खड़ी हो पाती हैं, या फिर सारी विमेन कई बार जॉब्स नहीं कर पाती हैं. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मेनी फैमिलीज विमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स. पुअर वुमेन जो हैं कई बार उनके पास एजुकेशन की एक्सेस नहीं होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी वो नहीं होती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ में विमेन अपने हस्बैंड खुद से नहीं चूज़ कर सकती हैं, उनको अरेंज मैरिज करनी पड़ती है. 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. आज के टाइम में इस तरीके की सिचुएशन है कि लव मैरिज करना बहुत कॉमन हो चुका है और विमेन तो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं. बट आज से 200 साल पहले चीज़ें बिल्कुल अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. 5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. अब तो हम देखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम मैन ही एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, बट पहले हिंदू मैन भी एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे आज़ादी से पहले. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. और सती प्रथा थी, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था कि वो वुमेन जो है चिता में कूद जाए, अपने पति के साथ ही वो जलकर मर जाए, मतलब वो जिंदा जल जाए, बड़ा अच्छा माना जाता था समाज में. तो सती पेंटेड बाय बल्तहाजार सोवलन इन 1813. तो सती किस तरीके से, मतलब विमेन अपने पति की चिता में साथ में जल रही है. दिस वॉज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया. द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बारबेरियनिज्म ऑफ द ईस्ट. देखिए, बारबेरियनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल जंगली लोगों की तरह रहना, या फिर आप कह सकते हैं असभ्यता. असभ्य, वैसे ये तो असभ्य ही था ना, आप एक जिंदा औरत को जला रहे हैं, उससे ज़्यादा असभ्य और क्या हो सकता है. तो हाँ, ब्रिटिशर्स पेंट करते थे इस तरीके की चीज़ें, और शायद ब्रिटिशर्स की वजह से ही उस समय पे ये खराब प्रथा खत्म हो पाई. आज तो आप सोच भी नहीं सकते हो ना कि कोई इंसान को जिंदा जला दिया जा रहा है, मतलब कितना हॉरिफिक होता है. पहले एक कॉमन प्रैक्टिस थी. आगे देखते हैं. विमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर्ल्ड वर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस विमेन. तो ऐसी विमेन जो अपने पति के साथ उनकी चिता में जल करके मर जाती थी, उनको कहा जाता था बहुत ही अच्छी, बहुत ही वर्चुअस, बहुत ही अच्छी विमेन वो हैं. विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. विमेन के पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था. बिसाइड्स मोस्ट विमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. पढ़ने तो बिल्कुल विमेन को दिया ही नहीं जाता था. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड दैट इफ विमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. मतलब अगर कोई विमेन पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा. मतलब विमेन के पढ़ने से और पति के मरने में भी उन्होंने कनेक्शन बना रखा था. तो मतलब इतने ज़्यादा अंधविश्वास फैले हुए थे समाज में. डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वन इन सोसाइटीज़. इन मोस्ट रिलीजन्स पीपल वर डिवाइडेड
along lines of caste। तो हमने ये देखो मेन और विमेन का देख लिया कि किस तरीके से विमेन को ना पढ़ने देते थे, ना जॉब करने देते थे, अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देते थे, बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, ये सब तो होता ही था। बट साथ ही साथ धर्म में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। खैर वो सब तो आज भी हम देखते हैं। और अगर आज की जनरेशन में भी कोई किसी से कास्ट पूछता है ना, तो ये समझ में आता है कि समाज अभी तक सुधरा नहीं है। तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियास considered themselves as upper caste. Others such as traders and money lenders referred to as vaishyas were placed after them. तो सबसे ऊंचे ब्राह्मण क्षत्रिय, उनसे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। देख फिर उसके बाद वैश्यस के बाद आते थे ये वैश्य, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वैश्य जो व्यापार करते थे, व्यापारियों को भी वैश्य बोला जाता था। देन केम पीजेंट्स। फिर देखिए इनके बाद आते थे वीवर्स, यानी कि जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, पॉटर्स यानी कि जो बेकिंग का और मटके वगैरह बनाने का काम करते थे, उनको कहा जाता था शूद्र। At the lowest rung there were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting। अब शूद्र से भी नीचे आते थे जिनको बोला जाता था अति शूद्र या फिर अनटचेबल, मतलब उनको जो गंदगी साफ़ करने का काम किया करते थे, जैसे कि झाड़ू लगाने का या फिर टॉयलेट साफ़ करने का जो काम किया करते थे, गटर साफ़ करने का काम, उनको अनटचेबल मतलब अछूत बोला जाता था या फिर अति शूद्र बोला जाता था। उनको टेम्पल में घुसने की भी परमिशन नहीं होती थी अनटचेबल्स को। उनको कुएँ से पानी नहीं वो ले सकते थे, उस कुएँ से जहाँ से अपर कास्ट लेता है। वो पॉन्ड्स में नहा नहीं सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट नहाता है। और उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह देखा जाता था, यानी कि इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था जैसे कि वो कोई अलग ही ब्रीड के ह्यूमन हैं, कुछ नीचे ह्यूमंस हैं वो। ओवर 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly changed। अब 19th और 20th सेंचुरी आते आते ये सारी की सारी चीज़ें समाज में बदलने लगी। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, अब किस तरीके से बदलाव आया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू करेक्टर। हम देखते हैं 19th सेंचुरी में बहुत सारे ना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए। सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस की मतलब बोला जाने लगा कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं ना, इनको बदलने की ज़रूरत है, ये गलत हो रही हैं। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब लोग अपनी बात रखेंगे तभी तो वो बता पाएंगे ना कि वो क्या सोच रहे हैं। तो नए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए, जैसे कि बुक्स लिखी जाने लगी, न्यूज़पेपर आने लगे, मैगजीन्स आने लगी, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, ये सब प्रिंट होने लगे। और ये सब चीज़ें प्रिंट होने लगी ना, तो इसमें लोग अपने विचार रखने लगे। और these were far cheaper and far more accessible than a manuscripts that you have read about in क्लास 7th। तो क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी जाती हैं, यानी कि हाथ से लिखी जाने वाली कोई इन्फॉर्मेशन। अब वो ना बड़ी महंगी होती थी। अब ये जो किताबें प्रिंटेड होकर के आने लगी, ये काफ़ी सस्ती आने लगी। तो बहुत सारे लोग जो अपने विचारों को सामने रखना चाहते थे, वो ज़्यादा लोगों तक अपने विचार को रखने लगे, तो ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने लगे। इससे क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी पीपल, जो लोग पढ़ सकते थे और एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग पढ़ सकते थे, कुछ लोग लिख सकते थे, और जो विचार सोच रहे हैं वो उसको लिखा भी करते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़ जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय विमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज़। अब जो भी समाज में चल रहा था वो लिखा जाने लगा, लिखा जाने लगा, तो उसको पढ़ा जाने लगा, डिबेट्स होने लगी, वाद विवाद होने लगा। मेन तो करते ही थे और कई बार कुछ पढ़ी लिखी विमेन भी इन चीज़ों के बारे में वाद विवाद किया करती थी। द डिस्कशन could reach out to wider public and could become linked to movements for social change। अब वाद विवाद होने लगा कि कौन सी सामाजिक प्रथा सही है, कौन सी सामाजिक प्रथा को बदलने की ज़रूरत है। तो ये डिस्कशन होने लगे, ये बातें वाइडर पब्लिक तक पहुंचने लगी, तो बदलाव की भी मांग होने लगी। ये डिबेट्स जो थे वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। अब ये जो डिबेट्स थे, जो बातें थी, ये कौन करता था, इंडियन रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म ग्रुप्स, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सती प्रथा को ख़त्म करने में, विमेन एम्पावरमेंट में और विमेन एजुकेशन में भी।
जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने रिफॉर्म किया और फाउंड किया ब्रह्मो समाज को, जिसको पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा था, जिसका नाम बाद में ब्रह्मो समाज हो गया। इसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ना MCQ में मतलब पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। और कहाँ पर ये बनाया गया था ब्रह्मो समाज? कलकत्ता में। पीपल जैसे कि राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स, इनको हम रिफॉर्मर्स कहते हैं, बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वाज नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। इनको मतलब लगता था कि समाज में ना बदलाव आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो ये ख़राब प्रैक्टिसेस है जैसे कि सती प्रथा, जो कि विमेन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, विमेन को पढ़ाई का अधिकार ना होना, ये सारी की सारी जो प्रथाएं हैं बहुत ज़्यादा गलत हैं। राजा राम मोहन रॉय के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और वो चाहते थे कि ये प्रथाएं बदली जाएं। They thought that the best way to ensure such changes was persuading people to give up old practice and adopt a new way of life। वो सोचते थे कि लोगों को हमें परसुएट करना चाहिए। परसुएट करने का मतलब होता है लोगों को मनाना, लोगों को समझाना कि आप जो ये प्रथाएं मान रहे हैं ये गलत हैं और इनको बदलना चाहिए, हमें एक नए वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन, देखिए अगर मैं ये ग्लोब बनाऊँ ना और इसको इस तरीके से बीच में से काट दूँ तो इधर वाला ईस्ट आएगा और इधर वाला वेस्ट आएगा। इंडिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है और वेस्टर्न पार्ट में यूरोप अमेरिका आता है। तो उस समय यूरोप और अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे जो है एजुकेशनल रिवॉल्यूशन काफ़ी अच्छा आ गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़ने लिखने लगे थे। तो राजा राम मोहन रॉय भी ये चाहते थे कि इंडिया में भी लोग पढ़ने लिखने लगें, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में भी आए और ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा समानता मिले विमेन को। ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कन्फाइंड टू द होम एंड किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। अब वो इस बातों पर लिखते थे कि किस तरीके से विमेन को घर के अंदर ही ज़बरदस्ती रखा जाता है, पूरे घर के काम का उन पर बर्डन होता है और घर और किचन से बाहर वो निकल ही नहीं पाती हैं, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है और कैसे उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है और उनको पढ़ने दिया जाना चाहिए। इस बारे में राजा राम मोहन रॉय लिखा करते थे। तो ये उनकी पिक्चर है, पेंटेड बाय रेम्ब्रेंट पियाल। अब देखते हैं चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज। तो सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय ने जो काम किया है वो विधवाओं के लिए किया है। राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छा कैंपेन चलाया था। राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। ये ना पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, पर्शियन, इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस, बंगाली इनकी नेटिव लैंग्वेज थी और यूरोपियन भी भाषाएं इनको काफ़ी सारी आती थी। ही ट्राई टू शो through his writings that the practice of widow burning has no sanction in the ancient text। अब ये अपने जो लेख थे उनके माध्यम से बताना चाहते थे कि जो पुराने हमारे शास्त्र हैं ना, उनमें कहीं पर भी विमेन को जिंदा जलाने के लिए नहीं बोला गया है। By the early 19th century, as you have read in chapter 6, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and custom। तो इतने ख़राब देखो ट्रेडिशन कस्टम अगर होंगे कि विमेन को जिंदा जला दो तो उसको तो क्रिटिसाइज़ करना अच्छी ही बात है। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राजा राम मोहन रॉय हु वॉज रेप्यूटेड टू बी अ लर्नड मैन। अब राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि भाई देखो ये जो विमेन की मतलब सती प्रथा है ख़त्म हो, और अंग्रेज़ों को भी ये प्रथा बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी, गलत लगती थी। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे तो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल इनका पूरा साथ दिया और 1829 में सती को बैन कर दिया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सती प्रथा कब बैन हुई। तो सती प्रथा जो है बैन हुई 1829 में। ये ना आपको ईयर याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। तो जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे लोगों को पहले जागरूक करेंगे, फिर उसके बाद सरकार के माध्यम से, क्योंकि उस समय तो हमारे देश गुलाम था, अंग्रेज़ी सरकार थी, तो अंग्रेज़ी सरकार से इन्होंने कानून पास करवाया जिससे 1829 में सती को बैन कर दिया गया। और अगर कोई सती प्रथा को आगे बढ़ाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस, मतलब जेल हो सकती है। फिर whenever they wish to challenge a practice that seems harmful, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their viewpoint। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था
कि एंशियंट पुराने जो टेक्स्ट थे यानी कि जो ग्रंथ थे, जो वेद पुराण वगैरह सब पढ़े लोगों ने और बताया कि भाई आपकी जो प्रैक्टिस है वो गलत है। और ऐसा स्टार्ट किसने किया था करना? राजा राम मोहन रॉय ने। तो आगे भी लोगों ने गलत प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए इसी तरीके से पुराने एंशियंट सेक्रेड यानी कि पवित्र टेक्स्ट का सहारा लिया। पवित्र टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं भाई? वेद पुराण उपनिषद। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। तो आज जो खराब प्रैक्टिसेस हैं वो पहले हमारे देश में नहीं हुआ करती थी, इसलिए इन खराब प्रैक्टिसेस को बंद कर देना चाहिए। हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, तो भाई ये मैंने जो सिविक्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था इसके बारे में। इसमें क्या है? इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट अ पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। इसमें क्या होता है ना, अजीब सी सफरिंग, लोगों को ना कमर में हुक लगा दिए जाते हैं, कील घुसो दी जाती है। विद हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन दे स्विंग देमसेल्फ ऑन अ व्हील, मतलब इनके ना कैसे लटके हुए इनके कीलें गढ़ी हुई हैं इनकी बॉडी में। इन द अर्ली 19th century व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल बिगन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम एंड रिचुअल एज बारबेरिक, दिस वॉज वन ऑफ द रिचुअल दैट केम अंडर अटैक। तो कि भाई इंसानों को इस तरीके से कीले गाड़ के उनको ऐसे लटका दिया जाता है, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई कैसे बारबेरिक, कैसे मतलब ख़राब तरीके के, बिल्कुल घटिया तरीके के रिलीजन और मतलब रिचुअल और कस्टम जो कि थे भी भाई, इतना ज़्यादा किसी को पेन देना और एक पर्टिकुलर कास्ट को बेसिकली ये दर्द के साथ किया जाता था। अब देखिए तो सोर्स है ना, वी फर्स्ट टाइड देम डाउन टू द पाइल, तो किस तरीके से? तो राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया पैम्फलेट की कैसे जो है सती प्रथा होती है। अब एडवोकेट ऑफ सती, एडवोकेट ऑफ सती मतलब जो लोग कहते थे कि सती प्रथा सही है, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि विमेन जो है बाय नेचर इन्फीरियर है अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि विमेन बेवकूफ़ होती है, विमेन ट्रस्ट नहीं कर सकते विमेन पर, और उसमें कोई भी दृढ़ शक्ति मतलब कुछ भी इच्छा शक्ति नहीं होती है करने की। मतलब बेसिकली लोगों का कहना था कि विमेन बाय नेचर इन्फीरियर होती हैं, घटिया होती हैं और वो आदमी के बिना नहीं रह सकती। मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड बिकम डिज़ायरस ऑफ अकम्पनिंग देम, और ये कहते हैं कि बहुत सारी जो विमेन है वो यही चाहती हैं कि अगर उनके पति नहीं रहे तो वो भी ना रहें, क्योंकि पति के बिना तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ they are trying to escape from the blazing fire in burning them we first tie them down to the pile। तो इसीलिए विमेन को चिता के साथ बांध दिया जाता था और फिर उसमें आग लगा दी जाती थी ताकि मतलब विमेन भाग ना पाए बच के। ओपोनेंट ऑफ सती मतलब जो सती की बुराई करते थे वो ये कहते थे कि आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि किसी विमेन का दिमाग कम है या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है नेचुरल, हाउ देन कैन यू अक्यूज़ देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी तो दे नहीं रहे, आप पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ होती है, उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, नॉलेज नहीं दे रहे, विजडम नहीं दे रहे। अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो उसमें तो उन चीज़ों की कमी ही होगी। एजुकेट करे बिना ही विमेन को आप कह देते हैं कि वो इन्फीरियर होती है। पता है जब हम लोग छोटे थे तो मैंने भी मतलब बहुत बार सुना था, और आजकल भी कहते हैं ना लोग कि लड़कियों के अंदर दिमाग कम होता है। वो जिनके अंदर दिमाग खुद के कम होता है ना, वही लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को मौका ही नहीं दोगे पढ़ने का तो उसके अंदर तो एक्चुअली में दिमाग कम ही रहेगा। जो पढ़ेगा नहीं उसके अंदर दिमाग आएगा भी नहीं। अब आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को बैन करवा दिया था। अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। उन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया विडो रीमैरिज के लिए, मतलब विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुराने जो हमारे सेक्रेड पवित्र ग्रंथ थे उनका इस्तेमाल किया। उसमें लिखा था कि भाई हाँ विधवा पुनर्विवाह हो सकता है। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल एंड अ लॉ वॉज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। सती प्रथा को एबॉलिश करने का, बैन करने का हुआ 1829 में। तो ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई 1856 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? विडो रीमैरिज एक्ट। और ये किसकी मेहनत से हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। बहुत सारे लोग मतलब इसके बहुत ज़्यादा विरोधी थे कि विधवा का दोबारा से विवाह करा दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बॉयकॉट किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, यानी कि उनको मतलब उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। By the second half of 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country। अब 19th century के सेकेंड हाफ में जो विमेन की दोबारा से विडो की रीमैरिज थी वो
उसको फेवर में पूरे देश में आंदोलन होने लगे। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वीरसलिंगम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वीरसलिंगम पंटुलू ये किससे एसोसिएटेड है, या इन्होंने किस फील्ड या किस चीज़ को लेकर के एक एसोसिएशन बनाई, तो विडो रीमैरिज को लेकर के। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो बॉम्बे में भी विडो रीमैरिज के लिए संस्थाएं खुलने लगी। एंड नॉट स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। अब ये देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आइडिया को सपोर्ट किया, और दयानंद सरस्वती ने क्या स्टार्ट किया था, आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो ये जो DAV स्कूल होता है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये इनकी संस्थापना इन्होंने ही करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब आगे देखते हैं कि देखिए काफ़ी सारे लोग विडो रीमैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। येट नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो। इतना सपोर्ट होने के बाद भी जो विमेन जो विडो थी वो एक्चुअली जिनकी रीमैरिज हुई वो काफ़ी कम थी। दोज हु मैरिड वर नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। अब जिनकी शादी हो भी जाती थी ना, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और मतलब समाज में उनकी एक एक्सेप्टेंस नहीं आती थी। ये है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था 1875 में। एन ऑर्गेनाइजेशन डेट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज का जो मकसद था वो क्या था, वो था रिफॉर्म करना हिंदुइज्म को, यानी कि हिंदुइज्म में जो ये ख़राब चीज़ें आ गई हैं इनको ख़त्म करके एक प्योर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को फॉलो करना। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब हम लोगों ने सती प्रथा का पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने विडो रीमैरिज का पढ़ लिया, अब विमेन एजुकेशन का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए आप, है ना, एजुकेशन और विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी बड़ा रोल रहा है विमेन एजुकेशन में। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन। अब विमेन की कंडीशन अगर सच में किसी को इम्प्रूव करनी है ना, तो गर्ल्स की एजुकेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यासागर एंड कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में और देश के अलग अलग पार्ट्स में स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम। बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि भाई विमेन को एजुकेशन मिल जाएगी तो क्या होगा। दे वर फियर्ड that school would take girls away from home, prevent them from doing domestic duties। अब लड़कियां घर से बाहर चले जाएंगी तो घर का काम कैसे करेंगी। Moreover, girl had to travel through public places in order to reach school। अब भाई दुनिया देख लेगी लड़की को अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो। Many people felt that this would have a corrupting influence of them। लड़कियां बिगड़ जाएंगी स्कूल जाएंगी तो। They felt that girls should stay away from public places। लोगों को लगता था भाई लड़की का कोई बाहर निकलना घर से कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husband। तो 19th century तक तो भाई women को स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था, और जो पढ़ लिखती थी ना, या तो उनके फादर या तो उनके हस्बैंड ही उनको पढ़ाते थे। कई बार विमेन खुद को ही पढ़ा लेती थी, खुद से ही पढ़ लेती थी, और ये एक एग्जाम्पल है राज सुंदरी देवी का, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि वो खुद से ही सीखी थी पढ़ना। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। मतलब रात को मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने खुद से पढ़ना सीखा था। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। तो ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाए और आर्य समाज ने पंजाब में बनाए। इन द एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया विमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। विमेन को कुरान तो पढ़ना सिखाया जाता था अरबी में। दे वर टॉट बाय विमेन हु केम होम टू टीच। बट कौन पढ़ाता था उनको, विमेन ही पढ़ाती थी जो उनके घर आकर के उनको पढ़ाया करती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेज फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो मुमताज़ अली ने कुरान से ही कुछ लाइनें जो है वो ली और कहा कि देखो इसमें भी वुमेन एजुकेशन की बात कही गई है। फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी।
Among other, they were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. तो किताबें भी किस बारे में लिखी जाने लगी कि किस तरीके से women जो है धर्म के बारे में सीखें और अपने घर के कामकाज के बारे में women सीखें, यही किताबों में भी मतलब नॉवेल्स वगैरह में लिखा जाने लगा. Women write about women, अब women खुद के बारे में ही लिखने लगी. From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. तो बेगम ऑफ भोपाल ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए औरतों में. दे फाउंडेड प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया. अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में और कलकत्ता में स्कूल स्टार्ट किया. शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन. तो ये रुकैया शेखावत हुसैन हैं, ये कहती हैं कि भाई ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं ना, ये धर्म के जो खुद को नेता बोलते हैं, इन्होंने ही वुमेन को बस बोला है कि तुम नीचे हो, ईश्वर ने नहीं बोला है. बाय 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़. तो 1880s आते आते विमेन यूनिवर्सिटीज़ तक में पढ़ने के लिए जाने लगी. कुछ डॉक्टर्स बनी, कुछ टीचर्स बनी. कई सारी विमेन जो है उन्होंने लिखना शुरू किया और अपने व्यूज़ को भी पब्लिश कराना शुरू किया कि भाई विमेन के बारे में सोसाइटी क्या सोचती है. ताराबाई शिंदे, आपको ना जितने भी विमेन के नाम आ रहे हैं कम से कम 3 विमेन के नाम तो याद होने चाहिए उन्होंने क्या किया था. जैसे कि ताराबाई शिंदे एक एजुकेटेड विमेन थी पूना में, जिन्होंने पब्लिश करी अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन. तो स्त्री पुरुष तुलना, आपके एमसीक्यू में ना क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो स्त्री पुरुष तुलना है ये किसने लिखी. तो ताराबाई शिंदे ने ये लिखी थी कि किस तरीके से वुमेन और मेन को कंपेयर किया जाता है और वो चीज़ जो है वो किस तरीके से गलत है. अब पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड विमेन. पंडिता रमाबाई जो थी वो संस्कृत की स्कॉलर थी, यानी कि संस्कृत में पढ़ी लिखी थी. और ये पंडिता रमाबाई की फ़ोटो है. वो ये कहती हैं कि जो हिंदुइज्म है वो वुमेन के बहुत ज़्यादा खिलाफ है. उन्होंने एक किताब लिखी कि किस तरीके से जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है ना, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल है, कितनी ख़राब है. शी फाउंडेड अ विडोज़ होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू वुमेन हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स. तो भाई जिन वुमेन की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके अब कहाँ रहेंगी, रिश्तेदारों के साथ रह रही होंगी वो वुमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और उनके साथ अगर बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, इसीलिए इसके लिए पंडिता रमाबाई ने एक विडोज़ होम खोला. हेयर वुमेन वर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली. और वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी वुमेन को कि भाई कुछ वो कमा सकें. नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स. अब जो ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़ीवादी, जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं वैसी चलनी चाहिए, ऐसा सोच रखने वाले लोगों को ये सब चीज़ें बड़ी ऑफेंड करती थी कि भाई पढ़ा रहे हो वुमेन को, ये सब कर क्या रहे हो. फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़. तो काफ़ी सारे लोग कहते थे कि जो भाई वेस्ट में जैसे वुमेन रह रही हैं, अब इंडियन वुमेन ऐसे रह रहेंगी तो हमारा जो हिंदू कल्चर है ना वो ख़राब हो जाएगा. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस. तो जो रूढ़ीवादी मुसलमान थे वो भी सोचते थे कि भाई ये सब बदलाव तो ठीक नहीं हो रहे हैं. As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools, training centers and set up women association. तो हमने देखा कि 19th century आते आते तो भाई women खुद पढ़ने लगी थी अपने रिफॉर्म के लिए, मतलब बाकी women के रिफॉर्म के लिए women ही काम करने लगी थी, ट्रेनिंग सेंटर चलाने लगी थी, मैगजीन्स पे लिखने लगी थी और स्कूल भी अब चलाने लगी थी women. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन. फीमेल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर वुमेन. सफरेज अजीब सा वर्ड है, लगता है सफरिंग दी जा रही है, कुछ बुरा किया जा रहा है, नहीं. फीमेल सफरेज का मतलब है वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया जाए और वुमेन को बेटर हेल्थ केयर दी जाए, वुमेन को एजुकेशन दी जाए. इस सब के लिए काम किया जाने लगा था वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s. और तो और
जितना वुमेन पढ़ने लिखने लगी, फिर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में और बाकी सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करना वुमेन ने अब स्टार्ट कर दिया था। इन 20th सेंचुरी लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी सपोर्ट दिया विमेन की डिमांड को कि भाई विमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और विमेन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसलिए तो हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हर किसी को दिया गया। नेशनल लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि पूरा सफरेज होगा। सफरेज का मतलब है वोट का अधिकार होगा, मेन को और विमेन को बराबर अधिकार दिया जाएगा वोट देने का इंडिपेंडेंस के बाद। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद वुमेन को पूरा कंप्लीट बराबर हक दिया जाएगा, बट उससे पहले हमें आज़ादी के मूवमेंट पर फोकस करना होगा। अब वंस अ वुमेन्स हस्बैंड्स हैड डाइड, उसके बाद देखिए ताराबाई शिंदे ने मतलब लिखा था कि उनके साथ कितना ज़्यादा ख़राब किया जाता है, इस तरीके से कि भाई मतलब बिल्कुल जैसे वो कोने में घर में पड़ी रहती है और बहुत बुरा होता है, और वो वेडिंग में नहीं जा सकती, रिसेप्शन में नहीं जा सकती, किसी अच्छे ओकेजन में नहीं जा सकती, तो भाई वो करेगी क्या, उस पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो अनलकी है और उसका मतलब जो है ऐसा मान किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मतलब उसको तो बदकिस्मत है वो, तो उसके साथ तो सब बुरा हो गया है और बुरा होगा, उसकी परछाई किसी पे नहीं पड़नी चाहिए शुभ काम पे। तो इस तरीके की बातें पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा की जाते थे। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आगे का वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आगे का चैप्टर। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।